हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी जो भाषा शिक्षण है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये संपूर्ण नोट्स उसी के लिए है। ठीक है, चलिए, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा ना लाइक करिएगा ना ही सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन एक बार वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, नोट्स कैसी है ये भी देख लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन आपको करना है। सबसे पहले बात करते हैं भाषा या लैंग्वेज। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक मुख्य साधन है। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके कई अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं। पहला है विचारों के आदान प्रदान। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में कार्य करती है। सामाजिक जीवन। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक और सुदृढ़ करने का माध्यम है। ज्ञान प्राप्ति। भाषा ज्ञान प्राप्ति के एक सशक्त साधन के रूप में उपयोग होती है। संस्कृति और सभ्यता। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता को विकसित और संरक्षित करने में सहायक है। विकसित भी करती है और संरक्षित भी करती है, याद रखिएगा। लिपि का संबंध। लिपि भाषा का लिखित रूप है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। बात करेंगे भाषा के भेद या रूप की। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करेंगे। मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर व्यक्त करेंगे। सांकेतिक भाषा में संकेत के द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, याद रखिएगा। भाषा अर्जन। मनुष्य में भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। बिना किसी विशेष प्रयास के स्वाभाविक रूप से भाषा को ग्रहण करना ही भाषा अर्जन कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। इस पर वातावरण और पर्यावरण दोनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। यह एक अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का मुख्य संबंध मातृभाषा से होता है और यह एक अनौपचारिक इनफॉर्मल प्रक्रिया है। भाषा अर्जन किस वजह से होता है? हमारे अंदर आंतरिक और जन्मजात क्षमता है कि भाषा को स्वाभाविक रूप से अपने पर्यावरण से अर्जित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उसे बातें करते हैं। बच्चा पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर आसानी से भाषा अर्जित करना सीख लेता है। मदर टंग क्या है? मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा है। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। डेफिनेशन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वह मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में पूरी तरह सक्षम होता है। क्वेश्चन बनता है कि क्या बच्चा जब स्कूल आता है तो एक कोरी स्लेट की तरह होता? नहीं, उसके पास अपने विचार और अपनी भाषा होती है, याद रखिएगा। बात करेंगे भाषा अधिगम की। भाषा अधिगम में सचेत प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। यह चेतन रूप से सीखी जाती है। इसमें नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं और विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास करना पड़ता है। इसमें शिक्षकों और औपचारिक माहौल की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम एक औपचारिक फॉर्मल प्रोसेस है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है, याद रखिएगा। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशेषताओं की बात करेंगे। एक चेतन प्रक्रिया है। शिक्षार्थी को सदैव प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। इसके लिए औपचारिक माहौल और व्यवस्थित संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश है। अब इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं, तो आपको इसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा सीखने के लिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को हमेशा संदर्भ से सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए।
भाषा अर्जन व अधिगम में मुख्य अंतर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। प्रक्रिया का प्रकार अवचेतन और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम चेतन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। माहौल की बात करें, अनौपचारिक प्रक्रिया है घर समाज, यह औपचारिक प्रक्रिया है विद्यालय और संस्था। भाषा का रूप क्या है, इसमें मातृभाषा प्रथम भाषा है, दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा जैसे इंग्लिश। मुख्य अंतर का आधार वातावरण का अंतर। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, परंतु बच्चा वातावरण के प्रभाव से एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। लक्ष्य भाषा और मदर टंग क्या है, दूसरी भाषा या स्कूल की औपचारिक भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। मातृभाषा या भाषा का पहला रूप होता है जिसे बच्चा हमेशा अपने परिवार से स्वाभाविक रूप से अर्जित करता है। मातृभाषा के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। एनसीएफ के अनुसार बच्चे को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा का प्रयोग करने देना चाहिए ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीख सके। बच्चे को अपनी मातृभाषा में स्वयं को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक अत्यंत स्वाभाविक बात है। हम कक्षा में मातृभाषा और बहुभाषिकता को एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में स्वीकार करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। भाषा के विविध रूप व सीखने के चरण। भाषा के विविध संवैधानिक रूप। मातृभाषा भाषा का पहला रूप जो बालक अपने घर परिवार से सीखता है। राष्ट्रभाषा संवैधानिक तौर पर भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा जिसको पूरा देश बोलता हो। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत में 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा प्रणाली प्रयोग की भाषा होती है। भाषा सीखने के चरण स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहला है कूकना 6 सप्ताह की आयु में, बलबलाना 6 माह की आयु में, एक शब्द चरण 1 साल की आयु में, टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह, 1.5 से 2 वर्ष तक, लंबे उच्चारण 2 से 4 साल की आयु तक बच्चा करता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार शब्द भंडार 1 साल की उम्र में उसके पास 3 शब्द, 2 साल की उम्र में 272 शब्द और 5 साल की उम्र में 2072 शब्द उसके पास हो जाते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। पहला है व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यह विधि 19वीं सदी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित होती हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना और लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु उन्हें बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इसमें बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इस मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना सीधे लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। इसमें बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। जैसे सिर्फ इंग्लिश आपको सीखना है, सिर्फ इंग्लिश ही आपको सिखाई जाएगी, हिंदी का यूज नहीं होगा। सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इसमें शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी उपयुक्त विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध और व्यवहारिक बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। इसके अनुसार भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना निहित है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है तथा संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड।
यह विधि उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। पहले संज्ञा के कई उदाहरण प्रस्तुत करना, बाद में संज्ञा की परिभाषा देना। जैसे हमने कहा मोर उड़ता है, कबूतर उड़ता है, फिर हमने कह दिया सारे पक्षी उड़ते हैं। निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, जिसमें शिक्षार्थियों को पहले नियम या परिभाषा बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण व प्रश्नों को हल कराया जाता है। जैसे पहले संज्ञा की परिभाषा बताना और फिर उसके उदाहरण देना। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के विचार, जीन पियाजे, अहम केंद्रित वाक, इसका मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है। यह विशेषता 2 से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चों में पाई जाती है। पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। भाषा एवं विचार, जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आया फिर भाषा आई, विचार ही भाषा को सुनिश्चित और निर्देशित करता है। लेव वाइगोत्स्की। बालक भाषा अपने परिवार से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा, निजी वाक बालक के संज्ञानात्मक विकास में अत्यंत सहायक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक और भाषाई दोनों विकास में सहायक है। भाषा और विचार का संबंध, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सामाजिक वाक 2 वर्ष की उम्र में, निज वाक 3 से 6 वर्ष की उम्र में, आंतरिक मौन वाक 6 वर्ष के बाद बच्चा करता है। नोम चॉम्स्की, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। चॉम्स्की के अनुसार बालक के मस्तिष्क में एक भाषा अर्जन यंत्र, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसकी मदद से वह भाषा सीखता है। विश्व की सभी भाषाएं एक दूसरे की ही मूल व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारी सहायता करती है। भाषा अर्जन एलईडी शुरुआती 5 साल तक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील काल, सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों कौशल एकीकृत व अंतः संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। कौशल के प्रकार, शामिल कौशल और विवरण। गृहात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना, इसके माध्यम से हम विचारों को ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल, बोलना और लिखना, इसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। मुख्य कौशल, सुनना और बोलना, यह भाषा के आधारभूत कौशल हैं। और पुनर्वलन कौशल, बोलना और लिखना, ये कौशल भाषाई सुदृढ़ता को प्रदान करते हैं। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है सुबोपली, ट्रिक है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। परंतु ये केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा निश्चित नहीं है, ये आपस में अंतः संबंधित भी होते हैं। 4 कौशलों का विस्तृत विवरण। सुनना, बच्चों को सुनने का अधिक से अधिक मौका देना चाहिए। इसके लिए बच्चों को शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना अत्यंत प्रभावी है। बोलना, कविता का पठन, परस्पर संवाद, मौखिक प्रश्न पूछना और बच्चों को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र टिप्पणी करने को कहना। बोलना कौशल इससे बेहतर होगा। पढ़ना, इसके 2 मुख्य प्रकार हैं, मौन पठन, सस्वर पठन। मौन पठन में इसमें बच्चा ध्यान से बेहतर होता है, एकाग्रता बढ़ती है, वह तीव्रता से पढ़ पाता है। जबकि सस्वर पठन में इसमें सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होते हैं, उच्चारण की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और पढ़ने में रस आता है। लिखना, अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए श्रुति लेख, डिक्टेशन का प्रयोग करती है, याद रखिएगा। श्रुत माने सुना, लेख माने लिखा, सुनकर लिखा गया लेख श्रुत लेख। लेखन के प्रकार, एक होता है सुलेख, सुंदर और स्पष्ट लेख लिखना। श्रुत लेख, सुनकर लिखना जिससे वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर होती हैं। अनुलेख, अक्षर या शब्दों का अनुरेखण करना। भाषाई विकार और शिक्षण सूत्र एवं सामग्री। भाषाई विकार, पहला है अफेजिया,
इसके कारण बच्चों को सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में कठिनाई आती है। डिसलेक्सिया यह एक पठन अक्षमता है जिसमें बच्चे को मुख्यतः पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। ठीक है, चलिए। शिक्षण प्रक्रिया व सूत्र। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रियामी ट्राइपोलर प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु शामिल होती है। प्रमुख शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर यूज किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम। दृश्य सामग्री में श्यामपट, पाठ्यपुस्तक, चार्ट, मानचित्र। श्रव्य सामग्री में रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री में टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर और चलचित्र। और क्रिया सहायक सामग्री में किसी ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण कराना। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का सटीक आकलन करते हैं। आकलन का उद्देश्य शिक्षक द्वारा सिखाए गए ज्ञान को छात्र ने कितना ग्रहण किया ये जानना है। छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं और त्रुटियों को दूर करना है। छात्रों की योग्यता, रुचि और कुशलताओं को पहचान कर उनका शिक्षण विधि को तैयार करना है। मूल्यांकन, आकलन व मापन में अंतर। आकलन, इसमें यह देखा जाता है कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन, मेजरमेंट, ये असेसमेंट है। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चे ने कितने प्रतिशत या कितने अंक या मात्रा तक सीखा है। आकलन व मापक दोनों का ही व्यापक मूल्यांकन, इवोल्यूशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक है निदानात्मक परीक्षण, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। निदानात्मक। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जब छात्र किसी विषय या कार्य में कठिनाई का अनुभव करता है या असफल होता है तो उसकी कठिनाई या असफलता के पीछे के कारण को जानना निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, जब शिक्षक बच्चों की कमियों और कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने के लिए दोबारा से सुधारात्मक शिक्षण करवाता है तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। आगे बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर। उपलब्धि परीक्षा क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अनुमान लगाना कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा और भाषाई कौशल को कहाँ तक सीख पा रहा और उनका व्यवहारिक प्रयोग किस हद तक कर पा रहा है। दक्षता परीक्षा, इसमें यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशलों में उसकी प्रवीणता, दक्षता का स्तर कितना है। अभिरुचि परीक्षा, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या नहीं। इसके लिए लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जबकि दक्षता परीक्षा के लिए पूर्व ज्ञान आवश्यक होता है। बहुभाषिकता, पाठ्य पुस्तक एवं त्रिभाषा सूत्र। बहुभाषिकता, इसका अर्थ है कि एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। एनसीए बहुभाषिकता को एक बाधा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संसाधन मानता है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा के शिक्षण प्रक्रिया में संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, यह शिक्षण के कई संसाधनों में से केवल एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। पाठ्य पुस्तक आकर्षक और रंग बिरंगी होनी चाहिए। इसकी भाषा सरल, सुबोध, बच्चों की रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा के करीब होनी चाहिए। पूरी तरीके से व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। सदैव बच्चे के मानसिक स्तर और आयु के अनुसार होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र, 1964-66 में कोठारी आयोग के द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। प्रथम भाषा पहली भाषा के रूप में मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जैसे अंग्रेजी को, गैर हिंदी भाषाई क्षेत्रों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो उसे तृतीय भाषा के रूप में पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये नोट्स कंप्लीट हो जाती है। तो साथियों, ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सेशन आप सबको कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।